Hello class 11 students, कैसे हैं आप लोग? I welcome you to this mathematics class. This is lecture number 15 and today we are going to begin trigonometry 2. In trigonometry 2 we are basically going to cover trigonometry equations and inequations. But before we begin, let's see what we have already covered in first 14 lectures. As you remember that we started this IIT JEE journey in mathematics from trigonometry 1. So the first lecture was about the basics of trigonometry, which we already studied in class 10th. Then we talked about the angles, that how we can measure angles, what are the units. We talked about the sexagesimal system. Then we talked about the circular system. We understood what are degree, we understood what is radian, we understood how degree and radians are interrelated and how they can be converted into each other. At the same time, we also learned the relation between degree, minutes and seconds. For defining the radian, we use the concept of sector. We understood that the length of the arc has a relation with the angle of the sector in radian. We developed the relation between the length of the arc and the angle in radian. At the same time, we also developed the relation between the area of the sector using concept of radian only. From then, since as you remember that in class 10th, the trigonometry was based on right angle triangle, we took the concept of trigonometric ratios and redefined it in a circular system, in a unit circle on a Cartesian plane, in which we learned that sine theta is going to be equivalent to the ordinate of the unit circle and cos theta is going to be equivalent to the abscissa of a unit circle. जिससे हमें पता चला कि साइन थीटा और कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा नेगेटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों नेगेटिव होंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होगा और साइन थीटा नेगेटिव होगा. इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साइंस जानने शुरू किए और सर्कुलर सिस्टम में हमने देखा कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक किसी भी एंगल का हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो डिफाइन कर सकते हैं. उस चीज को कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हमने डेवलप किया आइडिया ऑफ कंपाउंड एंगल, हाउ टू हैंडल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल. उसके लिए हमने पूरा एल्गोरिथम बनाया था. उसके बाद हमने आइडेंटिटीज की थी. आइडेंटिटीज में हमने स्टार्ट किया था साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी से. उससे हमने tan a प्लस बी निकाला, उससे हमने a माइनस बी का भी कॉन्सेप्ट निकाला, उससे हमने 15 डिग्री और 75 डिग्री निकाला. इन सबको डेवलप करके इसी को आगे ले गए और साइन a प्लस बी से हमने साइन 2 थीटा बनाया, कॉस 2 थीटा बनाया, tan 2 थीटा बनाया और इसी कॉन्सेप्ट को फर्दर ले जाते हुए हमने साइन सी प्लस साइन डी का भी आइडेंटिटी डिराइव किया, साइन सी माइनस साइन डी, साइन कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी. उसके बाद हमने साइन ए इंटू कॉस बी या साइन बी इंटू कॉस ए, फिर साइन ए साइन बी और कॉस ए कॉस बी के भी रिलेशंस डेवलप किए. उसके बाद हमने साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी भी हमने कवर किया. इन सबको बिल्ड करते हुए हम 3 थीटा पे पहुंचे. 3 थीटा में फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के प्रोडक्ट को भी हैंडल करना सीखा, जैसे कि साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा. ये तीनों हम तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए आइडेंटिटी हमने प्रूव किया था. उसके बाद हमने सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी निकालना सीखा जब एंगल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, जैसे कि साइन थीटा प्लस डी प्लस साइन थीटा प्लस 2d प्लस साइन थीटा अप टू nth टर्म दैट इज साइन थीटा प्लस n माइनस 1d. इसको भी हमने बड़े अच्छे से डिराइव किया था साइन के लिए भी और कॉस के लिए भी. तो इन सारी चीजों को करने के बाद हमने आइडेंटिटीज का एक फुल बैगेज तैयार किया था. उसके बाद हमने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा या ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी निकालना सीखी थी. इन सब चीजों की मैं जिक्र अभी इसलिए कर रहा हूं कि अभी हमने जितनी भी चीजें की हैं ये आपके मेमोरी में जरूर फिट इन होना चाहिए. अगर ये आपके मेमोरी में फिट इन नहीं है तो आपको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में नहीं, आगे मैथमेटिकल जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ने वाले हैं, चाहे वो आप पढ़ें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ें, चाहे आप वेक्टर पढ़ें, 3D पढ़ें, कैलकुलस पढ़ें, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ें, आपको देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री हर तरफ आ रहा है.
और ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ आपको मैथ्स में नहीं, फिजिक्स की क्लास में भी दिखेगा, तो ऑप्टिक्स में दिखेगा, और भी आई एम श्योर मैकेनिक्स में बहुत सारे एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो आपको इन सारे आइडियाज को कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर आप नहीं अभी तक आइडेंटिटीज को मास्टर कर चुके हैं तो प्लीज आप पूरा एक दिन निकालें और पूरे रिजल्ट्स को डिराइव करके एक अपना स्टैंडर्ड नोटबुक बनाएं, जहां पे आप रेगुलरली उस रिजल्ट्स को देखें। उस रिजल्ट्स को रेगुलरली देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी बार हम किसी चीज को बार बार देखेंगे तभी हमारे जहन में आएगा, तभी हमें मेमोराइज होगा, तभी हमें याद होगा। तो इन सब चीजों को आपको समझना है। उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को होल्ड करके, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री ट्रूथ शुरू करना था, हमने वहां पे होल्ड किया और हमने बोला कि नहीं, हम पहले समझेंगे इक्वेशंस और इनइक्वेशंस का क्या मतलब है। तो हमने इक्वेशंस और इनइक्वेशंस का मतलब, अलजेब्रिक मतलब भी सीखा, ग्राफिकल मतलब भी सीखा। ग्राफिकल मतलब सीखने के बाद हमने कुछ बेसिक ग्राफ्स बनाए, जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, वाई इज इक्वल टू क्यूब रूट एक्स। इस अल्जेब्रिक ग्राफ्स को बनाने के बाद हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हम ग्राफ को बनाना सीखे। जब ग्राफ हम बना रहे थे तो हमारे लिए कुछ कुछ नए टर्म्स आने लगे, जैसे कि डोमेन, रेंज, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, एसिम्टोट्स। तो ये सारे टर्म्स आपके लाइफ में एंट्री मारना शुरू किए, जिसकी वजह से आपको मैं बार बार कहा कि घबराना नहीं है, इन सबसे धीरे धीरे दोस्ती करनी है। उसके बाद हम आगे बढ़े और हमने मॉड इक्वेशंस और इनइक्वेशंस को हैंडल करना सीखा। फिर उसके बाद हमने इरेशनल इक्वेशंस इनइक्वेशंस को हैंडल करना सीखा। फिर हायर डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशंस भी हमने सीखा। उसके बाद हमने अपनी कहानी ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस पे ले गए, जो कि लॉगरिथमिक फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पूरी ग्राफ सीखी, लॉगरिथमिक फंक्शन की पूरी ग्राफ सीखी, लॉगरिथमिक फंक्शन की पूरी प्रॉपर्टीज डिराइव की। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद हमने इसके इक्वेशंस इनइक्वेशंस को भी हैंडल करना सीखा। फिर उसके बाद जब हम थोड़े से तैयार हो गए कि हाँ, हम इक्वेशंस इनइक्वेशंस को अब समझने लगे हैं, एक हिंट हमें मिलने लगा है कि हाउ टू टैकल इक्वेशंस इन इक्वेशंस। हमने रूल्स ऑफ इनइक्वेशंस की भी बात की, हमने सारे रूल्स को समझा कि कब इनइक्वालिटीज की रूल में हम कब क्या चीज करेंगे, तो कब इनइक्वालिटी रिवर्स करेगा और कब इनइक्वालिटी सेम रहेगा। तो ये सारे रूल्स भी हमने किए। तो ये सारी चीजें जो अब तक हम किए हैं, इट्स अ बिग बिग नॉलेज, और इसको दिमाग में, इसको जहन में रखना बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए आपको ये इंश्योर करना है कि आपके पास एक अपना पर्सनल अभी से बनाना शुरू करो, एक पर्सनल हैंडबुक नोटबुक बनाओ मैथ्स का। उसी तरीके से फिजिक्स का भी बनाओ, केमिस्ट्री का भी बनाओ। आप उसमें अपनी सारी मोतियां क्या है, ये सारी जो रिजल्ट्स आ रही है, ये आपके पर्ल्स हैं। जितने भी पर्ल्स आ रहे हैं, आपके विजडम ऑफ पर्ल्स आ रहे हैं, उसको उस नोटबुक में सजाना शुरू कीजिए। वो नोटबुक जब आप करेंगे तो वो नोटबुक आपको कॉन्फिडेंस देगा, वो नोटबुक आपको बताएगा कि आप कुछ भी नहीं भूल रहे हैं, सब कुछ कंट्रोल में है, घबराने की बात नहीं है। तो इसलिए आपको ये सारी चीजें करनी बहुत जरूरी है, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं। इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूं कि एक एक चीज जो अब तक हमने किया है उसको क्यों मास्टर करना जरूरी है। उसके साथ साथ आपको मैंने कैन यू सॉल्व इट सीरीज पे अब तक हमने 17-18 क्वेश्चंस कर लिए हैं, और 17-18 क्वेश्चंस में भी हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की बात की है। अगर आप उस कॉन्सेप्ट्स को भी पर्ल की तरह नोट कर रहे हैं तो, क्योंकि अगर आप मुझसे पूछेंगे कैन यू सॉल्व इट सीरीज किसके लिए, तो वो आपके लिए, क्लास 11 बच्चों के लिए मैं ज्यादा रखता हूँ, ताकि वो बेसिक मैथ्स आपको क्लियर हो। एट द सेम टाइम मैं 9-10 के बच्चों को भी बोलता हूँ, आप देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन आप कैन यू सॉल्व इट सीरीज को बिल्कुल भी ना इग्नोर करें। उसमें जो भी सवाल आ रहे हैं उसको करें, क्योंकि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वहां से डेवलप होगा, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करना वहां से सीखेंगे। आप देखिए, मैं हर सॉल्यूशन में आपको जरूर ये बताता हूं कि कैसे सोचना है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप कैन यू सॉल्व इट सीरीज के भी एक एक लेक्चर्स देखें। उसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीरीज में एक जेनरिक से होते हैं, जिसमें आपका मैथमेटिकल स्किल्स डेवलप होता है, तो उसे भी करना है। और इन तीनों पार्ट जो हम कर रहे हैं, मतलब एक आपका नॉर्मल लेक्चर IIT JEE का, दूसरा कैन यू सॉल्व इट सीरीज जो बेसिकली आपके लिए है, और मैथ, और तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीरीज जो आपके लिए भी है और 9-10 के बच्चों के लिए भी है। ये तीनों चीजें आपकी जो हो रही है वो बहुत इमेंस है। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितना पढ़ाई करते हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितना ज्यादा बुक्स पढ़ते हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना रिटेन करते हो, आपके दिमाग में कितनी चीजें रह जाती है। तो इसलिए अब हम लोग सब ह्यूमन बीइंग है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि व्हाट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन, मैं एक इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर त्यागी, हु इज इन
वर्किंग विथ अपोलो, उनसे मैं एक बार मिला था। तो उनसे जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने एक बड़ा सरप्राइजिंग क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि रेहान मुझे बताइए आप कि इंसान की जो ब्रेन होती है उसकी सबसे खूबसूरत बात क्या होती है, सबसे अच्छी बात क्या होती है। तो मैंने सोचा इंटेलिजेंट होता है, सोच लेता है, एनालिसिस कर लेता है, लेकिन उन्होंने बड़ा सरप्राइजिंग आंसर दिया। उन्होंने कहा ह्यूमन माइंड की, ह्यूमन ब्रेन की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है कि वो भूल जाता है। तो आई एम श्योर जो भूलना है वो एक खराब चीज नहीं है। अगर आप कोई चीज भूल जाते हैं तो उसमें ज्यादा अपने को परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, हमें कुछ चीजें याद जरूर रखनी होती है। और याद रखने का तरीका क्या होता है? सुबह उठ के रटना नहीं होता है। याद करने का तरीका होता है कि हम उस चीज को कितनी बार कर रहे हैं, उस चीज से हम कितनी बार एक्सपोज हो रहे हैं। तो इसलिए बच्चों, आपको ये बहुत जरूरी है कि आप जितनी भी नोट्स बना रहे हैं उसके साथ एक रिलेशन डेवलप कीजिए। जैसे कुछ बच्चे मुझसे रेगुलरली फोन पे बात करते हैं, तो उनका नंबर मैंने सेव नहीं किया है, लेकिन उनका नंबर फ्लैश होता है, मुझे पता चल जाता है कौन कॉल कर रहा है। आप सोचिए क्यों ऐसा मेमोरी में फिट इन हो गया? क्योंकि वो नंबर और वो चीज इतनी बार हुई, 5 से 6 बार हो गई कि मुझे पता चल चुका है कि ये किसका नंबर, ये किसका नंबर नहीं है। तो इसलिए कोई ना कोई चीज आपको जब रिपीट करते हो तो वो अपने आप मेमोरी में आ जाती है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री 2। इसमें बच्चों को बेसिकली शुरू में देखने से आसान लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि साइकिल है, पीरियोडिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक पीरियोडिक फंक्शन है, आपको पैटर्न्स ऑब्जर्व करना होता है। तो कहीं ना कहीं आप अगर केयरलेस होंगे इस चैप्टर में तो आप बड़ा मार खाएंगे। मार खाएंगे मतलब एग्जाम में नंबर्स कम आएंगे, थप्पड़ नहीं खाएंगे। थप्पड़ भी खा जाएंगे कभी कभी अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो। लेकिन क्या कहते हैं, आपकी सावधानी बहुत जरूरी है इस चैप्टर में, क्योंकि यहाँ पे गलतियां होने की बड़ी चांसेस हो जाती है। हम हल्का सा भी मिस आउट करते हैं, चीजें गलत हो जाती है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा पैटर्न हमें ऑब्जर्व करना होता है और इंटरप्रेट करना होता है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को शांत रखना और रिजल्ट्स को मेमोरी में फिक्स करना बहुत जरूरी हो जाता है इस चैप्टर से। तो जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं इक्वेशन और इनइक्वेशन का मतलब, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कोई अलग चीज नहीं है, उसमें आप बस इक्वेशन ही है जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिखाई देंगे। बहुत ही बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से मैं बात करूंगा, जिससे हम जनरलाइज करेंगे, जिसको हम रिजल्ट बनाएंगे। और उसके बाद आपको पता है ये कचरा कूड़ा का खेल, हम आसान चीजों को सॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद कचरा कूड़ा को फिट इन करना शुरू कर देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर। लेक्चर जो हम शुरू करेंगे, तो हम आज का लेक्चर शुरू करेंगे सवाल से, और उस सवाल से हम अपना थ्योरी डेवलप करेंगे और उस सवाल से हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ sin x इज इक्वल टू हाफ। तो एक बहुत ही बेसिक सा मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दैट इज y इज इक्वल टू sin x, और राइट हैंड साइड में एक कांस्टेंट फंक्शन है दैट इज y इज इक्वल टू हाफ। आपसे सॉल्यूशन नहीं पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा जा रहा है। अब देखते हैं ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता क्या है। जैसा कि आपको पता है कि ग्राफिकली इक्वेशन का मतलब क्या होता है। ग्राफिकली इक्वेशन का मतलब होता है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक कर्व, एक फंक्शन है, और राइट हैंड साइड में दूसरा फंक्शन है। तो राइट हैंड साइड में एक फंक्शन हो गया और लेफ्ट हैंड साइड में एक फंक्शन हो गया। अगर मैं इन दोनों का कर्व ड्रॉ करता हूं तो इन दोनों के कर्व का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन, है ना। तो अगर मैं कहूं ये जो रेड कर्व है ये y इज इक्वल टू sin x है, और ये जो ब्लू कर्व है दिस इज y इज इक्वल टू हाफ, तो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन अभी आपसे क्या पूछा जा रहा है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है वो होता है आपकी 0 से 2 पाई तक की रीजन, मतलब x 0 से 2 पाई तक में कौन सी वैल्यूज, इस रीजन में कौन सी वैल्यूज इसे सेटिस्फाई करती है। तो वैल्यूज ऑफ x लाइंग इन द इंटरवल एंड सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, दोनों चीजों को एक साथ। तो अगर मैं देखूं तो आपको पता है ये आपका 0 है और ये आपका 2 पाई है। तो 0 से 2 पाई का रीजन, दिस जो मैं ग्रीन से अभी ड्रॉ किया हूं, दिस रीजन इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन रीजन। इस रीजन में जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है वो आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये और ये, अगर मैं इस ब्लैक को ए पॉइंट कहूं और रेड को बी पॉइंट कहूं तो मैं कह सकता हूं ए और बी आपका सॉल्यूशन है। अब ए पॉइंट की एक्स वैल्यू क्या है और बी पॉइंट की एक्स वैल्यू क्या है ये जानना हमारे लिए जरूरी है। आपको जैसा कि पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ए आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और बी आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर मैं आपसे क्लास 10th में भी ये पूछता कि भैया कौन सी डिग्री पे साइन हाफ हो जाता है, तो आप झट से बोलते 30 डिग्री विच इज पाई बाई 6। तो आप बोलते सर ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो पाई बाई 6 है, तो एक सॉल्यूशन तो सर पाई बाई 6 हो गया। फिर आपको दूसरी चीज पता है कि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो आप कह सकते हो साइन पाई माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6 विच इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ। तो आप कह सकते हो दूसरा बी क्या होगा? बी होगा
पाई माइनस पाई बाई सिक्स, जिसे मैं क्या कह सकता हूं, जिसे मैं कह सकता हूं 5 पाई बाई सिक्स। तो आपसे पूछा जाएगा कि साइन एक्स इक्वल टू हाफ की प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है, तो आप बोलोगे पाई बाई सिक्स और 5 पाई बाई सिक्स। आप आगे के कोई भी एंगल्स नहीं बोलोगे, क्योंकि 0 से 2 पाई तक सिर्फ यही दो एंगल है जो आपको आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आपसे जब भी पूछा जाए तो ये ध्यान में रखना है। इसी चीज को अगर आप यूनिट सर्कल पे लेंगे, यूनिट सर्कल आपको पता है, यूनिट सर्कल पे हमने डिफाइन किया था कि साइन थीटा, अगर आप एक नॉर्मल सर्कल कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करते हैं तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है y बाई आर। अगर और अगर क्या कहते हैं, अगर मैं ये कह दूं कि जो जो यूनिट सर्कल है तो रेडियस क्या हो जाएगा 1, तो मैं आप कह सकते हैं साइन थीटा इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू द एब्सिस ऑफ द पॉइंट, दैट इज वाई। तो मैं ये कह सकता हूं ये मेरा अगर हाफ है तो इसका प्रोजेक्शन इस पे और इसका प्रोजेक्शन इस पे, तो ये जो एंगल बनेगा दिस इज द एंगल विच इज गोइंग टू सेटिस्फाई दिस पॉइंट, राइट। तो मैं कह सकता हूं ये एंगल कौन सा है, तो आप कह सकते हो दिस इज 5 बाई 6। एट द सेम टाइम आप ये बोलोगे दूसरा क्या है, तो आप बोलोगे 5 पाई बाई 6। तो इसमें आप इस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो कि भैया यूनिट सर्कल में आपको सिर्फ वो दो पॉइंट्स बताने हैं जो 0 से 2 पाई के बीच में, तो बड़े आराम से आप देख सकते हो 0 से 2 पाई में एक पाई बाई 6 और एक 5 पाई बाई 6 आपका सॉल्यूशन हो गया है। तो आपसे कोई पूछे कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो सर्कल 0 से 2 पाई तक जो भी एंगल आएगा दैट एंगल वुड बी द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो आपको ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मैंने रीजन ड्रॉ कर रखा है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, 0 से 2 पाई। कभी नहीं भूलना, आपसे जब भी पूछा जाए प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, आप बोलोगे उस वैल्यू ऑफ x जहां पे आपका इक्वेशन ट्रू हो रहा है और x शुड लाई बिटवीन 0 से 2 पाई। तो आपके सामने क्या लिखा हुआ है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज द वैल्यूज ऑफ x which satisfy the equation and lie in the interval 0 to 2 pi। मैंने 0 को क्लोज कर रखा है और 2 पाई को ओपन रखा है। आपको पता है 2 पाई और 0 सेम चीज होती है, लेकिन आप सेम एंगल को दो बार नहीं लिख सकते, तो आप 0 को ओपन रखोगे, क्लोज रखोगे और 2 पाई को ओपन रखोगे। आइए लास्ट क्वेश्चन जो था वो क्या था, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब देखिए क्या लिखा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। अब सर ये क्या है, तो मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल वैल्यू में फर्क है, और वो फर्क क्या है आप समझ लो। प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमने क्या बोला, 0 से 2 पाई तक, 0 से 2 पाई तक में प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू 0 से 2 पाई में नहीं होता। देखिए प्रिंसिपल वैल्यू जैसा कि आप देख सकते हो, फिर से मैंने ग्राफ बना रखा है साइन एक्स इक्वल टू हाफ। आप देखो मैंने ये दो लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये लाइन और ये लाइन। ये लाइन क्या है, ये है x इज इक्वल टू पाई बाई 2, और ये लाइन क्या है, x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। जस्ट ऑब्जर्व x माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक अगर आप देखोगे ये कर्व जो है ये टोटली 1 1 कर्व है। आप देख रहे हो यहाँ पे आपका वैल्यू है -1 और यहाँ पे आपका वैल्यू 1, तो ये कर्व टोटली इंक्रीज कर रहा है और 1 1 है, राइट। तो आप ये कह सकते हो कि प्रिंसिपल वैल्यू लाई कहां से करती है, इस रीजन में। साइन, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन है, साइन एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो कहां से कहां लाई करेगी, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। क्यों, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ये फंक्शन 1 1 है। क्या है, 1 1। तो आप कह सकते हो कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ ये पॉइंट होगा। आप कह सकते हो द आंसर इज गोइंग टू बी पाई बाई 6। तो आप समझो प्रिंसिपल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल वैल्यू में क्या फर्क है, राइट। अगर मैं यूनिट सर्कल के माध्यम से देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि 0 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ये जो रीजन है, ये जो मैंने शेड कर रखा है यूनिट सर्कल का, इस रीजन में जो भी एंगल होगा दैट एंगल वुड क्वालिफाई एज प्रिंसिपल वैल्यू। तो आप कह सकते हो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक एंगल जा रहा है, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक जो भी एंगल है इस रीजन में, जो भी एंगल आपका सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ में एक ही एंगल होगा जो सेटिस्फाई करेगा, एंड दैट एंगल वुड बी प्रिंसिपल वैल्यू व्हिच वुड लाई बिटवीन माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2। तो आप बताइए क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा पाई बाई 6। तो जो ध्यान में रखने वाली बात है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू के, principal value of sin x is equal to k, of course k is lying between -1 to 1, is the value मतलब क्या है, सिंगल, the value of x which satisfy the equation, of course it should satisfy the equation and मतलब दोनों कंडीशन होने चाहिए, lie in the interval minus pi by 2 से pi by 2। so you should remember this too, and you should remember the difference between principal solution and principal value। now comes the difficult one, find the general solution।
तो आप देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आप सॉल्व करोगे तो तीन चीजें आप रेगुलर देखोगे, एनसीईआरटी देखोगे तो आप दो चीज बहुत रेगुलर देखोगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल वैल्यू मैंने ऐड किया है क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू को जानना बहुत जरूरी है। जब आप इनवर्स ट्रिगो चैप्टर पढ़ते हो, जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो बहुत जरूरी होगी प्रिंसिपल वैल्यू को समझना। इसलिए मैं अभी से आपके लाइफ में प्रिंसिपल वैल्यू इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। नाउ कमिंग टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? मतलब नॉर्मल जो सॉल्यूशन है, ठीक है, जो जो इक्वेशंस के लिए हम, इसमें क्या है कि x शुड बी फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, पूरे डोमेन में जो भी पॉइंट इसके एक्सेप्टेबल हैं उसको सॉल्यूशन कहेंगे। अब जैसा कि देख सकते हैं ग्राफ हमने क्या रखा है, साइन x इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, मैंने ग्राफ क्या बना रखा है, साइन x इज इक्वल टू हाफ। तो एक ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू साइन x और दूसरा ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू हाफ। ये ग्राफ अभी आपने देखा। अब आप देखो कहां कहां पे दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पे है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पे है। फिर ये ब्लैक वाला देखो रिपीट करेगा, कब रिपीट करेगा, 2 पाई पे। फिर कब रिपीट करेगा, इधर 2 पाई पे। एट द सेम टाइम अगर मैं रेड वाले की बात करूं, रेड वाला कब रिपीट करेगा, देखो रेड वाला रिपीट करेगा 2 पाई पे। फिर कब रिपीट करेगा, 2 पाई पे। तो मुझे ये पता चल चुका है कि जो भी सॉल्यूशन है वो 2 पाई के पॉइंट पे रिपीट कर रहा है। हमें ये पता है कि ये ब्लैक और ये रेड पीरियोडिक फंक्शन के इक्वालिटी के तहत नहीं आते हैं, लेकिन ये जितने ब्लैक्स हैं वो पीरियोडिक क्वालिटी के तहत आते हैं। ये ब्लैक वाले की वैल्यू आपको डेफिनेटली पता है π/6 और रेड वाले की वैल्यू क्या होती है 5π/6। लेकिन अब आपको पता है कि क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। आपको पता है एक हो सकता है π/6, फिर क्या एक सॉल्यूशन आपका क्या हो सकता है π/6। दूसरा सॉल्यूशन क्या हो सकता है π/6 प्लस 2 पाई। तीसरा सॉल्यूशन क्या हो सकता है π/6 प्लस 4 पाई। ये ऐसे पैटर्न चलता रहेगा। इवन नेगेटिव साइड के लिए भी आप कह सकते हो -2 पाई प्लस π/6, -4 पाई प्लस π/6। ये पैटर्न आपका π/6 के लिए चलेगा। सेम वे आपका 5π/6 के लिए भी चलेगा। 5π/6 एक हो गया, दूसरा क्या हो गया 5π/6 प्लस 2 पाई, 5π/6 प्लस 4 पाई। ऐसे करके ये सारे सेट्स आपके ट्रू हो जाएंगे। इसको यूनिट सर्कल पे अगर आप गौर से देखो तो आपको पता है ये एंगल क्या है, ये एंगल π/6 है। फिर अगर एक चक्कर और मार के आ जाओगे तो क्या बन जाएगा π/6 प्लस 2 पाई। फिर एक चक्कर और मार के आ जाओगे तो क्या बन जाएगा π/6 प्लस 4 पाई। तो मैं इस पूरे चक्कर जो पूरी सेट्स बनेगी उसको मैं क्या लिख सकता हूं जनरलाइज फॉर्म में, मैं लिख सकता हूं 2n पाई प्लस π/6, राइट। अब यहां पे आ जाओ, दूसरा है 5π/6। फिर आप एक और चक्कर मार के आ जाओ तो क्या बन जाएगा 2 पाई प्लस 5π/6। फिर एक और चक्कर मार के आ जाओ तो क्या बन जाएगा 4 पाई प्लस 5π/6। ऐसे करके आप चक्कर मारते रह सकते हो। तो आप फाइनली क्या कहोगे 2n पाई प्लस 5π/6। अब आपके पास दो सॉल्यूशन आ गया, एक है 2n पाई प्लस π/6 और दूसरा क्या है 2n पाई प्लस 5π/6। तो अब देखो पैटर्न क्या आ रहा है। एक सॉल्यूशन आपका हो गया है x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/6 और दूसरा सॉल्यूशन क्या आ रहा है, दूसरा सॉल्यूशन आ रहा है x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 5π/6। अगर मैं इसको थोड़ा और जनरलाइज करूं, आपको जैसा कि पता है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2n पाई प्लस पाई माइनस π/6, राइट, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं 2n प्लस 1 पाई माइनस π/6। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज आ गई। अब क्या इंटरेस्टिंग चीज आई, अब मेरे पास आया दो रिजल्ट। एक रिजल्ट है x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/6 और एक रिजल्ट है 2n प्लस 1 पाई माइनस π/6। अब दोनों में खास बात देखो क्या है, पहले कॉमन चीज देखते हैं। कॉमन चीज में अगर आप गौर से देखेंगे तो ये π/6 है और ये भी π/6 है। ये इंटीजर है, ये भी पाई है, ये भी पाई है। ये ऑड इंटीजर हो गया है और ये इवन इंटीजर हो गया है। डिफरेंस क्या है, ये इवन इंटीजर और ये ऑड इंटीजर है। दूसरा डिफरेंस क्या है, इवन के साथ प्लस आया हुआ है और ऑड के साथ माइनस आया हुआ है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि अगर -1 पे इवन पावर होगा तो क्या हो जाता है, -1 पे अगर मैं इवन पावर रख दूं तो क्या हो जाता है +1, और -1 पे अगर मैं ऑड पावर रख दूं तो क्या बन जाता है -1। तो मैं इसको और ऐसे लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस -1 टू द पावर 2n π/6। और क्या लिख सकता हूं, और इसको क्या लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई
प्लस माइनस वन टू द पावर 2n प्लस 1 पाई बाई 6। अब देखिए क्या है, अब दोनों सही चीज हो गई। अब देखो दोनों में क्या सिमिलैरिटी आई, एक रिजल्ट आपका ये आया, एक रिजल्ट ये आया। अब इसमें देखो क्या क्या कॉमन है, इसमें देखो ये पाई बाई 6 है, ये पाई बाई 6 है, ये माइनस वन टू द पावर 2n है, मतलब ये जो कोफिशिएंट है वही यहाँ पे पावर लग गया है, और ये जो कोफिशिएंट है वही यहाँ पे पावर लग गया है। तो अब मैं इवन और ऑड दोनों को लिख रहा हूं, इवन में ये होगा और ऑड में ये होगा, तो क्यों ना दोनों को मैं कंबाइन कर दूं। अगर दोनों को मैं कंबाइन कर दूं तो क्या लिख सकता हूं, दोनों को कंबाइन करके मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर n पाई बाई 6। अब देखो क्या इसे जनरलाइज फॉर्म लिख सकते हैं, हाँ, दिस इज कॉल्ड द मोस्ट जनरलाइज वर्जन। आपका आंसर यहां पे भी सही है, लेकिन उसको और खूबसूरत तरीके से और अच्छे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, तो इसको मैंने 2n पाई प्लस पाई बाई 6, फिर से देखो ये क्या हो गया पाई में। तो अगर आप देख सकते हो इस रिजल्ट पे फोकस करो और इस रिजल्ट पे फोकस करो, आप देखोगे दोनों सेम चीज है। एक जगह है कोफिशिएंट क्या है 2n, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 2n प्लस 1, वही पावर दे रहे हो। तो बेसिकली 2n को मैं अगर n से रिप्लेस कर दूं और 2n प्लस 1 को भी n से रिप्लेस कर दूं तो सेम ही चीज हो गई ना। अगर आप n से कंफ्यूज हो रहे हो तो आप m लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब m कुड बी ऑड, m कुड बी इवन, m अगर इवन होगा तो ये वाला फॉलो होगा, m अगर ऑड होगा तो ये वाला होगा, राइट। तो ये क्या हो रहा है, हम लिखते हैं x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर n पाई बाई 6। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो इतना ज्यादा जो अभी हमने किया है करने की जरूरत नहीं है, आप ये रिजल्ट ध्यान में रख सकते हो। क्या रिजल्ट है, साइन x इज इक्वल टू हाफ, तो आप साइन x को क्या लिख सकते हो, साइन x इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6। एक प्रिंसिपल वैल्यू ले लो, ऑलवेज टेक द प्रिंसिपल वैल्यू, है ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं, प्रिंसिपल वैल्यू। अगर जो भी कांस्टेंट यहां दिया हुआ है उसको अगर आप प्रिंसिपल वैल्यू के टर्म में लिख सकते हो तो ले लो। तो आप क्या लिखोगे, साइन x इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर n पाई बाई 6। सो दिस इज द रिजल्ट विच यू हैव टू कीप इन माइंड, यू हैव टू रिमेंबर इट थॉरोली, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए जनरलाइज करते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो अभी हमने देखा था साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ, उसको हमने बड़े आराम से साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6 करके उसको लिख दिया एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन पाई बाई 6। अगर आपको साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा दिया हुआ है तो इसको कैसे जनरलाइज करना है, तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा एक पॉजिटिव क्वांटिटी की तरह दिया हुआ हो, या आपको साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा दिया हुआ, मतलब राइट हैंड साइड में एक नेगेटिव क्वांटिटी दिया हुआ है। वी आर एज्यूमिंग दैट साइन अल्फा इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो जैसे मान लीजिए अगर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा पॉजिटिव है, पहला केस देख लेते हैं। तो मुझे डेफिनेटली पता है कि वन एंगल, अगर मैं पहले ये देख लो कि मुझे ये पता है कि मेरा जो साइन अल्फा जो राइट हैंड साइड है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और मुझे पता है साइन थीटा क्या होता है, y होता है, मतलब ये अबव एक्स एक्सिस होगा। y पॉजिटिव कब होता है, जब अबव एक्स एक्सिस हो। तो ये येलो रीजन में ही मेरा आंसर लाई करता है, राइट। तो मुझे ये पता चल चुका है कि एक आंसर मेरा अल्फा होगा, इसे मैं कह सकता हूं अल्फा, या दूसरा आंसर मैं कह सकता हूं ये अगर अल्फा है तो ये एंगल क्या हो गया, ये एंगल हो गया पाई माइनस अल्फा। अब मैं अल्फा को फर्दर जनरलाइज कर, अल्फा अगर मैं 360 डिग्री और मूव करके आऊं तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस 2n पाई, और इसको मैं कर दूं पाई माइनस अल्फा प्लस 2n पाई। तो फिर सेम कहानी स्टार्ट हो गई कि एक हो गया 2n पाई प्लस अल्फा और एक हो गया 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा। तो इन दोनों को बहुत आराम से कैसे एक बक्से में माना जा सकता है, इसे कहा सकता है n पाई प्लस माइनस वन टू द पावर n अल्फा, राइट। अब आते हैं दूसरे केस में कि यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस साइन अल्फा, मतलब साइन अल्फा को मैं एज्यूम कर रहा हूँ पॉजिटिव, तो माइनस साइन अल्फा क्या होगा, निगेटिव। तो मेरा जो भी आंसर आएगा वो कहाँ नीचे नीचे लाई करेगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो मैं इस एंगल को क्या कह सकता हूँ, डेफिनेटली माइनस साइन अल्फा को मैं क्या इक्वेट कर सकता हूँ, दिस वुड बी इक्वल टू साइन माइनस अल्फा, राइट। माइनस साइन अल्फा कैन बी रिटन एज साइन माइनस अल्फा। तो मैं इस एंगल को क्या कह सकता हूँ, माइनस अल्फा। और ये एंगल अगर मैं एंटी क्लॉक ही जाऊं तो अगर मैं यहां से एंगल लेता हूं, राइट, तो अगर ये अल्फा है तो ये पाई माइनस अल्फा, लेकिन ये नेगेटिव है क्योंकि मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं। क्लॉकवाइज जाने पे क्या होता है, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा था, क्लॉकवाइज में नेगेटिव होता है, तो आप ये कह सकते हो ये क्लॉकवाइज है तो माइनस अल्फा। और अगर मैं ये क्लॉकवाइज इधर जाऊं तो मुझे ये पता है कि इसका मैग्नीट्यूड पाई माइनस अल्फा है, लेकिन नेगेटिव होगा तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस पाई, राइट। तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, माइनस अल्फा, और इसको क्या कह सकता हूं मैं, अल्फा माइनस पाई।
अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस 2n पाई, और इसको जनरलाइज करूं तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस पाई प्लस 2n पाई। अगर आप देखो इसको मैं और अच्छे से लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, इस चीज को मैंने यहां पे ऐसे लिख दिया, और इसको मैं लिख सकता हूं 2n माइनस 1 पाई माइनस माइनस अल्फा। अब देखो क्या हुआ है, मैंने एंगल को माइनस अल्फा मान लिया है क्योंकि ये प्रिंसिपल एंगल है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में। तो अब ये मैं क्या कह सकता हूं, ऑड के लिए अभी भी नेगेटिव है और इवन के लिए अभी भी पॉजिटिव है, तो दोनों को मैं सेम बक्से में कैसे बांध सकता हूं, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n माइनस अल्फा। ओके, तो मेरा आइडिया ये है कि साइन x इज इक्वल टू साइन जो भी एंगल हो, चाहे वो पॉजिटिव एंगल हो या नेगेटिव एंगल हो, आप उसको प्रिंसिपल वैल्यू बना के क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n कचड़ा। दैट इज द होल आइडिया। तो इन दोनों को हमने कंबाइन कर लिया। कंबाइन करके मैं क्या कह सकता हूं कि साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फा का जनरल रिजल्ट क्या होगा, एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा। अल्फा कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपको घबराना नहीं है। जब आप देखोगे साइन, तो अगर आपको कोई बोले साइन कचड़ा इज इक्वल टू साइन कूड़ा, तो आप सीधे लिख सकते हो कचड़ा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा, n कूड़ा। आप इस तरीके से लिख सकते हो। और लेट से अगर क्या कहते हैं, देखो बेस्ट होगा कि अगर आप अल्फा को प्रिंसिपल एंगल में ले लो, प्रिंसिपल वैल्यू में ले लो, मतलब माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में ले लो, तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। मतलब बहुत अच्छा लगता है देखने में कि जब एंगल आपका माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है। इन केस अगर हम नहीं ले पा रहे हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पूरी कहानी 360 डिग्री के इर्द गिर्द घूम रही है। तो 360 डिग्री, तो अगर आप 30 डिग्री के बदले 390 डिग्री भी लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट ये आपको ध्यान में रखना है कि बेटर रहेगा अगर मैं अल्फा को प्रिंसिपल वैल्यू पे रखूं। तो जनरल रिजल्ट क्या हुआ, साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा। तो अब जब भी, अब जो हमने इतना सारा कार्यक्रम किया, आपको करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप देखते हो साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, आप क्या बोलोगे, x इक्वल्स एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। फिर से सेम कहानी है। आप देखिए क्या है, सबसे पहले मैं पूछ रहा हूं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, फिर आपसे पूछ रहा हूं प्रिंसिपल वैल्यू, और फिर आपसे पूछ रहा हूं जनरल सॉल्यूशन। तो हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या किया था, साइन एक्स के लिए 0 से 2 पाई देखा। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए आपको बस देखना है 0 से 2 पाई। प्रिंसिपल वैल्यू कॉस के लिए डिफरेंट होगा। साइन एक्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या था, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू का इंटरवल। कॉस एक्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई होगा। आइए देखते हैं क्यों। उसके बाद इसकी प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बाद हम प्रिंसिपल वैल्यू देखेंगे, और उसके बाद हम इसका जनरल सॉल्यूशन करेंगे। सेम ड्रिल हम फॉलो करेंगे tan x के लिए, फिर उसके बाद हमारे को एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। आइए देखते हैं क्या है। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 बाई 2। तो आप जैसा देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में cos x है, इस बार मैंने कोसाइन फंक्शन ले लिया है। मैंने ग्राफ बना दिया, आप ग्राफ देख सकते हो। रेड कलर से cos x है और ब्लू कलर से माइनस रूट 3 बाई 2। इस बार मैंने जो कांस्टेंट लिया है वो नेगेटिव लिया है, तो आप देखो बिलो एक्स एक्सिस आ गया है। तो आप देख रहे हो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई इज योर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जिसमें आप कह सकते हो दो पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन, दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। अगर आप कहो तो माइनस रूट 3 बाई 2 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, एक थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा और एक सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। आप कह सकते हो ब्लैक इज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड रेड इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। आपको पता है cos पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, और माइनस रूट 3 बाई 2 क्या होता है, माइनस कॉस, बताइए क्या होता है, रूट 3 बाई 2 क्या होता है, cos 30 डिग्री, तो माइनस कॉस पाई बाई 6, राइट। तो मैंने क्या कह दिया इसे, माइनस कॉस पाई बाई 6। तो आप देख रहे हो कि माइनस कॉस पाई बाई 6 इज ऑल्सो इज सेम एज कॉस पाई माइनस पाई बाई 6। तो ये एंगल क्या हो गया, ये एंगल हो गया 5 पाई बाई 6। क्या एंगल हो गया ये, 5 पाई बाई 6। सिमिलरली दूसरा एंगल क्या होगा, एक हो गया पाई माइनस पाई बाई 6 और दूसरा एंगल क्या हो गया, पाई प्लस पाई बाई 6, क्योंकि कॉस पाई प्लस थीटा भी क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो आप कह सकते हो आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होंगे, 5 पाई बाई 6 और 7 पाई बाई 6। ये हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात की, ये दोनों आपके आंसर हो गए, 5 पाई बाई 6 और 7 पाई बाई 6। अगर आप इसको उस तरीके से देखेंगे जैसे कि यूनिट सर्कल में देखेंगे, तो आपको पता है cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है x,
क्योंकि x बाई 1 हो गया, r 1 है। आप देख रहे हो कि जो x की वैल्यू क्या दे रखी है, -√3/2, -√3/2। तो आप देख रहे हो ये पॉइंट जो है आपका, ये यहाँ पे एब्सिस आपका क्या होता है, -√3/2। तो एक सॉल्यूशन ये हो गया, एक सॉल्यूशन ये हो गया। आपको पता है कि ये एंगल क्या है, ये एंगल π/6 है। एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेते हैं तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 5π/6। सिंस आपका आंसर 0 से 2π के बीच में हो जाएगा, तो दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा आंसर हो जाएगा पाई प्लस π/6, दैट इज 7π/6। तो ये क्या हो गया, 5π/6, ये हो गया 7π/6। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आपको पता है 0 से 2π आपका आंसर होना चाहिए, 0 से 2π के बीच में ही आपका आंसर होना चाहिए। तो सेम वे प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज द वैल्यू ऑफ एक्स, इज द वैल्यूज, यहां पे देखिए वैल्यूज है, द वैल्यूज ऑफ एक्स विच सैटिस्फाई द इक्वेशन एंड लाई इन द इंटरवल 0 से 2π। एकदम सेम स्टोरी है। आइए देखते हैं हाउ टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos x। अब जैसा कि आपको मैंने बताया कि sin x का प्रिंसिपल वैल्यू क्या था, -π/2 से π/2। cos x का प्रिंसिपल वैल्यू 0 से π होता है, वो क्यों देखते हैं। अगर आप ये ग्राफ देखोगे, जैसा कि आप y इक्वल टू cos x, रेड ग्राफ पे पहले ध्यान दो, तो आप देख सकते हो ये आपका 0 है और ये आपका पाई है। आप देख रहे हो यहां से 0 से पाई क्या हो रही है कहानी, 0 से पाई ये 1 1 है, ये कहानी क्या है 1 1 1 1 कहां है, ये 0 से पाई के बीच में। जैसा कि हमने देखा था साइन थीटा 1 1 कहां था, -π/2 से π/2। ये 1 1 कहां है, 0 से पाई। तो हम कहेंगे 0 से पाई वाले रीजन को प्रिंसिपल वैल्यूज कहेंगे। इसमें जो पॉइंट आपका सेटिस्फाई करेगा वो आपका प्रिंसिपल वैल्यू होगा। तो आप ये कह सकते हो कि आपका जो सॉल्यूशन है ये पाई, तो आप कह सकते हो ये जो पॉइंट है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो रेड है, दिस इज द पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया है। तो आपका आंसर 0 से पाई के बीच में लाई करना चाहिए, डेफिनेटली लाई कर रहा है। और आपको पता है -√3/2 है, तो यू आर गोइंग टू से 5π/6 इज द प्रिंसिपल वैल्यू, दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू, राइट। तो आपका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो कहां से कहां लाई करना चाहिए, 0 से पाई। सेम स्टोरी आप यहां भी देख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जा रहा है प्रिंसिपल वैल्यू, तो प्रिंसिपल वैल्यू में आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में पूरा रिपीट हो जाता है, 1 1 हो जाता है ये कहानी, राइट। तो आप देखोगे ये यहाँ पे कहां पे आ रहा है, 5π/6 पे। सो 5π/6 इज गोइंग टू बी योर principal value. So this thing you have to keep in mind, that principal value of cos x is equal to k is the value of x which satisfy the equation and lie in the interval 0 से पाई। तो आपको ये पता चल चुका है कि sin x का प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ है, -π/2 से π/2, और cos x का प्रिंसिपल वैल्यू कौन से इंटरवल में लाई करता है, 0 से पाई। ये ध्यान में रखना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन सबके लिए 0 से 2π ही है, और जनरल सॉल्यूशन हमने साइन थीटा का निकाल लिया है, आप कॉस के लिए निकालना है। साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा का हमने निकाल लिया है, आप कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फा का निकालना है। तो आइए देखते हैं, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू -√3/2। तो सेम वे हम ग्राफ बनाएंगे, y इज इक्वल टू कॉस एक्स रेड से है और -√3/2 इससे है। आप देख सकते हो ये ब्लैक और ये देख सकते हो रेड। आप देख सकते हो ये ब्लैक जो है ये एग्जैक्टली यहां पे भी देख सकते हो, राइट। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो हम देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि y इज इक्वल टू कॉस एक्स इवन फंक्शन है, क्या है, इवन फंक्शन। तो जो सॉल्यूशन राइट में होगा उसी माइनस के साथ लेफ्ट में। जैसे अगर आप इवन फंक्शन की बात करें तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का क्या आंसर होता है, x इज इक्वल टू +-5। तो कॉस एक्स के लिए भी अगर मैं कह सकता हूं कि अगर कॉस एक्स इज इक्वल टू कोई सॉल्यूशन आ रहा है, जैसे ये सॉल्यूशन आपका क्या है 5π/6, तो ये सॉल्यूशन क्या होगा, ये रेड वाला -5π/6। आप कह सकते हो ये सॉल्यूशन 5π/6 होगा, ये -5π/6 होता है। इस पे आप इसको भी 7π/6 लिख सकते हो, लेकिन बेटर है कि हम दोनों डिफरेंट ले लेते हैं, ठीक है। एक आपका ब्लैक वाला है जो 2π पे रिपीट कर रहा है, ये ब्लैक आपके पूरे 2π पे रिपीट कर रहे हैं, और ये रेड वाले भी 2π पे रिपीट कर रहे हैं। तो एक सॉल्यूशन आपका क्या हो गया 5π/6 और दूसरा सॉल्यूशन क्या हो गया -5π/6। आप -5π/6 को प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं कह सकते, ये आप ध्यान में रखना। तो मैं अभी प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं। तो आप एक सॉल्यूशन आपने पिक किया 5π/6 और दूसरा सॉल्यूशन आपने पिक किया -5π/6। तो एक क्या हो गया 5π/6 + 2nπ और दूसरा क्या हो गया -5π/6 + 2nπ। तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करके क्या लिख सकता हूं, इन दोनों को कंबाइन करके मैं लिख सकता हूं 2nπ ± 5π/6। इट्स वेरी इजी टू कंबाइन, राइट। जैसा कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते हैं, जैसे यहाँ पे x इक्वल टू +-5 लिखा, तो आप कह सकते हो x इज 2nπ ± 5π/6। सेम वे आप यहां पे देख सकते हो, दिस इज
5 पाई/6 एंड दिस इज -5 पाई/6। क्लॉक मैंने नेगेटिव लिया, एंटी क्लॉक पॉजिटिव लेते हैं, तो ये क्या हो गया 5 पाई/6। दूसरा क्या हो गया 5 पाई/6 प्लस 2 पाई। ऐसे करके आप जनरलाइज क्या करोगे 2n पाई प्लस 5 पाई/6, और ये क्या हो गया -5 पाई/6। उसके बाद फर्दर एक साइकिल लिया तो -5 पाई/6 प्लस 2 पाई। तो ऐसे करके आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे 2n पाई -5 पाई/6। दोनों को कंबाइन करके क्या लिखोगे 2n पाई प्लस -5 पाई/6। सो द जनरल सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी, तो अगर आपसे कोई पूछता है cos x इज इक्वल टू -√3/2, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली फर्स्ट राइट cos x इज इक्वल टू cos पाई माइनस पाई/6 विच इज cos 5 पाई/6। ये आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, प्रिंसिपल वैल्यू है, सॉरी प्रिंसिपल वैल्यू में आ गया cos x। आप कह सकते हो cos x इज इक्वल टू cos 5 पाई/6। ये क्या है आपका प्रिंसिपल वैल्यू। आप जनरल सॉल्यूशन में क्या लिखोगे 2n पाई प्लस माइनस 5/6 पाई। एट द सेम टाइम आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है, आप कोई दूसरा एंगल लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, लेकिन जनरल सॉल्यूशन में आप हमेशा कोशिश करो प्रिंसिपल वैल्यू लिखने के लिए, ताकि आपके आंसर्स में सिमेट्री रहे। अब जनरलाइज करते हैं cos x इज इक्वल टू cos अल्फा को, जिस तरीके से हमने sin x इज इक्वल टू sin अल्फा को जनरलाइज किया था, तो cos x को इज इक्वल टू cos अल्फा को ज्वाइन करते हैं। तो आपको जैसा कि दिख रहा है कि अगर ये आपका cos अल्फा क्या है पॉजिटिव, मतलब वी आर टोटली ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द स्टोरी, तो आप कह सकते हो आपका ये एंगल क्या हो गया, आप कह सकते हो ये एंगल अल्फा है, राइट। ये एंगल आप इसको कह सकते हो अल्फा। एट द सेम टाइम ये एंगल क्या है माइनस अल्फा, क्योंकि cos अल्फा और cos माइनस अल्फा सेम होता है, cos अल्फा और cos माइनस अल्फा सेम होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो अल्फा प्लस 2n पाई। आप इसको क्या लिख सकते हो, राइट। तो मैं एक सॉल्यूशन अल्फा लिया और कह दिया अल्फा प्लस 2 पाई, अल्फा प्लस 4 पाई, अल्फा प्लस, तो आप कह सकते हो 2n पाई प्लस अल्फा। एट द सेम टाइम दूसरा आपने क्या लिखा माइनस अल्फा, तो आप इसको लिख सकते हो 2n पाई माइनस अल्फा। इन दोनों को कंबाइन करोगे तो आप क्या लिखोगे 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, बोथ आर करेक्ट, राइट। तो आपने इसको माइनस अल्फा लिया, इसका साइकिल बनाया, तो आपने लिख दिया 2n पाई माइनस अल्फा, उसको लिख दिया 2n पाई प्लस अल्फा। सेम वे अगर मैं ये ले लूं cos x इज इक्वल टू माइनस cos अल्फा, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि cos अल्फा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो माइनस cos अल्फा क्या हो गया नेगेटिव, तो मैं लिख सकता हूं cos x इज इक्वल टू माइनस cos अल्फा विच इज cos पाई माइनस अल्फा, विच इज cos पाई माइनस अल्फा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा पाई माइनस अल्फा, और ये क्या हो गया मेरा अल्फा माइनस पाई, राइट। अब मैं इसको क्या किया, इस पे अगर मैं ये व्हाट कैन आई डू, आई कैन राइट इट लाइक दिस, कि इसमें आपने क्या कर दिया 2n पाई ऐड कर दिया, तो ये जनरल फॉर्म क्या हो गया 2n पाई प्लस पाई माइनस अल्फा, और इसका क्या लिखा 2n पाई माइनस पाई माइनस अल्फा। तो आपने ये दोनों को जनरलाइज करके क्या लिख दिया 2n पाई प्लस माइनस पाई माइनस अल्फा। देखिए बहुत अच्छी बात यहाँ पे, देखिए यहाँ पे माइनस cos अल्फा था, यहाँ पे 2n पाई प्लस नहीं, हमने इसको क्या कर दिया cos x इज इक्वल टू cos पाई माइनस अल्फा के फॉर्म में लिख दिया, और cos पाई माइनस, तो यहाँ पे जो एंगल है और यहाँ पे जो एंगल है उसको मैंने सीधे यहाँ पे एंगल उतार दिया। तो जैसा कि मैं आपको कहता हूँ cos कचड़ा इज इक्वल टू cos कूड़ा, तो कचड़ा क्या होगा, कचड़ा वुड बी इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस कूड़ा। तो आपको ये हमेशा ध्यान में दिखना है कि यहाँ पे कोई निगेटिव वेगेटिव चीज ना हो, आपको फाइनली एंगल इज इक्वल टू एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल के फॉर्म में लिखना है, और फिर उसके बाद आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करनी है। तो अगर आपसे जनरलाइज करने को कहा जाए cos x इक्वल टू cos अल्फा, तो आप सीधे कहोगे दिस इज द जनरलाइजेशन x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो अब तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि साइन, जब आपसे पूछा गया sin x इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो इसका सोल्यूशन आपने क्या कहा, इसका सोल्यूशन आपने कहा x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा। अल्फा क्या है, ये प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां लाई करता है माइनस पाई/2 से पाई/2। उसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए cos x इक्वल टू cos अल्फा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये अल्फा क्या है, ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां लाई करेगा 0 से पाई। तो आपको ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं tan में। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ tan x इज इक्वल टू -√3। आपको tan x इज इक्वल टू -√3 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है।
अब इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको पता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, 0 से 2 पाई। तो मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, आप देख सकते हो 0 से 2 पाई ये आपका 0 है और ये आपका 2 पाई है। तो 0 से 2 पाई के बीच में कहाँ लाई कर रहा है, एक यहाँ लाई कर रहा है, एक यहाँ लाई कर रहा है। तो ये दोनों क्या हो गया, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एट द सेम टाइम -√3 है, मतलब यू आर इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, कौन से इस पे नेगेटिव होता है, तो आपको पता है tan पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, और tan थीटा √3 कब होता है, जब 60 डिग्री होता है। तो माइनस क्या हो जाएगा, पाई माइनस 60 डिग्री क्या होता है, 2π/3। तो आप कह सकते हो ये वाला जो सॉल्यूशन है इसको आप कह सकते हो 2π/3। एट द सेम टाइम आपको पता है फिर से tan कब नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। एट द सेम टाइम आपको ये भी पता है कि tan का पीरियड क्या होता है, पाई। तो 2π/3 में पाई ऐड कर दो तो क्या हो जाता है, 5π/3। तो आप कह सकते हो एक सॉल्यूशन है 2π/3 और दूसरा सॉल्यूशन है 5π/3। ये कैसे आया, इसको मैंने सिंपली 2π/3 में पाई ऐड कर दिया तो क्या बन गया, 5π/3। तो ये दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए। tan x = -√3 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो गया, 2π/3 एंड 5π/3। आप इसको उस तरीके से भी देख सकते हैं, सर्कल यूनिट सर्कल पे भी देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है tan थीटा क्या होता है, y/x। tan थीटा क्या होता है, y/x। यहाँ पे tan थीटा पॉजिटिव होता है, यहाँ पे tan थीटा पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव। सिंस इट इज -√3 नेगेटिव को अगर मैं इग्नोर कर दूं तो रेशो में 1 से बड़ा है, तो डेफिनेटली -√3 यहाँ पे होगा, y = -x के ऊपर होगा। तो ये हो गया आपका -√3। तो ये एंगल क्या हो गई, आप डेफिनेटली देख सकते हो, दिस इज मैंने 3 के फॉर्म में रखा है। तो ये π/3 है, सॉरी ये π/6 है, ये π/3 है, ये π/2 है। तो ये क्या हो जाएगा, डेफिनेटली आपको पता है 30 डिग्री और ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2π/3। तो आप कह सकते हो एक एंगल क्या हो गया, 2π/3। दूसरा एंगल क्या होगा, आप कह सकते हो 2π/3 प्लस पाई, विच इज यहाँ से क्या है, पाई एंगल ऐड हो गया तो आप कह सकते हो 5π/3। हमने पाई एंगल क्यों ऐड किया, क्योंकि मुझे अपना आंसर किस में रखना है, 0 से 2 पाई में रखना है। दैट इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए आपको देख, ये सर्कल है यूनिट सर्कल, आप हमेशा ध्यान में रखो कि 0 से 2 पाई के बीच में ही आपको आंसर बताना है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज द वैल्यूज ऑफ x व्हिच सैटिस्फाई द इक्वेशन एंड लाई इन द इंटरवल 0 से 2 पाई। बार बार मैं इस प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में कह रहा हूं क्योंकि बच्चे गलती करते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। अब फिर से आपको बता दूं प्रिंसिपल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल वैल्यू में फर्क है। प्रिंसिपल वैल्यू sin x का क्या था, -π/2 से π/2। cos x का प्रिंसिपल वैल्यू क्या था, 0 से पाई। आइए देखते हैं tan x का प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं tan x माइनस, ये लाइन कौन सा है, ये -π/2, ये लाइन कौन सा है, π/2। तो आप देख सकते हो कि ये -π/2 और π/2 के बीच में आपका जो ये ब्लैक से मैंने ड्रॉ कर रखा है ये 1 है, कंप्लीटली 1 है। एट द सेम टाइम -π/2 और π/2 इंक्लूडेड नहीं है, तो आप कह सकते हो -π/2 से π/2 बोथ नॉट इंक्लूडेड इज द प्रिंसिपल वैल्यू का रीजन। प्रिंसिपल वैल्यू का रीजन ये है। अब इसमें आपको देखना है कहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो आप देख रहे हो ये रेड पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ है, तो आप कह सकते हो इसका आंसर -π/3। ये ध्यान में रखना है, -π/3, क्योंकि हमें ये पता है कि tan 60 डिग्री इज √3, सो tan -60 डिग्री इज -√3, क्योंकि tan माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। तो आप प्रिंसिपल वैल्यू क्या कहोगे, -π/3। याद करो अभी हमने क्या कहते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में बोला था 5π/6 एंड सॉरी प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हमने क्या आंसर निकाला था, 2π/3 एंड 5π/3। उसी तरीके से प्रिंसिपल वैल्यू में आंसर हमारा चेंज हो गया है। प्रिंसिपल वैल्यू में हमारा आंसर क्या आया है, जस्ट अ सेक, प्रिंसिपल वैल्यू में हमारा आंसर आया है -π/3। क्यों, क्योंकि हमारा आंसर -π/2 से π/2, क्योंकि जीरो के पास, ओरिजिन के पास -π/2 से π/2 के बीच में ये 1 है। आप ये नहीं कह सकते कि सर 0 से पाई क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बीच में ये भी आ रहा है, ब्रेकेज भी आ रहा है। एट द सेम टाइम आपको ओरिजिन को इंक्लूड जरूर करना चाहिए, और जो ओरिजिन से जो पॉइंट लाइन क्रॉस हो रही है वो सबसे अच्छी लाइन होती है टू शो दैट कि ये 1 है एग्जैक्टली वहां पे। तो इसे प्रिंसिपल ब्रांच भी कहते हैं। तो ये सब प्रिंसिपल ब्रांच ये सब आप सीखेंगे अभी, लेकिन बस इतना ध्यान रखो कि tan x का -π/2 से π/2 बोथ ओपन आर द प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। वहां पे आपसे कोई पूछेगा प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे -π/3। प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 2 पाई, प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 फॉर tan x। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमेशा 0 से 2 पाई ही आपका आंसर होगा। प्रिंसिपल वैल्यू चेंज हो रहा है, साइन थीटा के लिए -π/2 से π/2 है, कॉस थीटा के लिए 0 से पाई है, और tan थीटा के लिए -π/2 से π/2 नॉट इंक्लूडेड बाउंड्रीज, राइट। उसी तरीके से tan थीटा = y/x में आप देख सकते हो, मैंने वाइट करके दिखाया है कि भैया यहाँ पे तो नॉट डिफाइंड हो जाता है।
एट द सेम टाइम आपको पता है ये यहाँ पे ये जो ग्रीन जोन है, दिस इज द जोन ऑफ योर प्रिंसिपल वैल्यू जोन, तो आप यहाँ पे सिंपली बोल सकते हो दिस एंगल इज -π/3, सो द प्रिंसिपल वैल्यू इज -π/3। प्रिंसिपल वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रिंसिपल वैल्यू जनरल सॉल्यूशन लिखने के काम में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट का काम करता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan x इक्वल टू k इज द वैल्यू ऑफ x व्हिच सैटिस्फाई द इक्वेशन एंड लाई इन द इंटरवल -π/2 से π/2। आइए अब जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan x इक्वल टू -√3। सेम ड्रिल फॉलो करेंगे। अब आपको कॉन्सेप्ट पता चल चुका है। मैंने y इक्वल टू tan x ये ग्राफ बना दिया और y इक्वल टू √3 ये बना दिया। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप देखिए। आपको tan में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि tan की पीरियड बड़े आराम से क्या हो जाती है, n पाई के पैटर्न में आ जाती है। तो मैं ये एंगल अगर प्रिंसिपल एंगल -π/3 कहूं तो क्या रिपीट कर रहा है, -π/3 प्लस पाई, -π/3 प्लस 2 पाई। तो पैटर्न क्या है, पैटर्न है -π/3 प्लस पाई, -π/3 प्लस 2 पाई। तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इससे मैं कह सकता हूं n पाई प्लस -π/3। मैंने ब्रैकेट में डाल दिया -π/3 बिकॉज एंगल को मैं हमेशा एक जनरल फॉर्म में रखूंगा कि इसका जो एंगल है tan x को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan x इसको क्या लिख सकता हूँ, tan -π/3। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x इक्वल्स n पाई प्लस -π/3, राइट। इसको अगर आप उस यूनिट सर्कल में देखें तो आपको पता है कि ये क्या है आपका, ये आपका है ये आपका है 2π/3 और ये आपका है -π/3, राइट। तो आप किसी एक को भी पकड़ सकते हो, आप इसको भी पकड़ सकते हो, इसको भी पकड़ सकते हो जनरल फॉर्म लिखने के लिए। लेट से आपने इसको पकड़ लिया, इसको तो अभी हमने पकड़ के दिखा दिया -π/3 प्लस n पाई। आप अगर इसको पकड़ते हो तो आप क्या लिखोगे, 2π/3 प्लस n पाई। आपको लग रहा होगा ये दोनों अलग हो गया, बिल्कुल भी अलग नहीं हुआ। क्यों नहीं अलग हुआ, देखिए 2π/3 क्या है, मैं पाई -π/3 इसको लिख सकता हूं प्लस n पाई। तो क्या हो गया, n प्लस 1 पाई -π/3। तो सेम चीज हो गई। आप 2π/3 पे भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है और इसके पे। तो फाइनली आपका आंसर क्या जा रहा है, आप प्रिंसिपल वैल्यू में आंसर क्या लिख रहे हो, यहाँ पे 2n पाई मैंने लिख दिया, गलत है, दिस इज n पाई। सो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि भैया ये बता दो कि tan x इज इक्वल टू -√3 का सॉल्व करने का तरीका, तो आप लिख दो tan x इज इक्वल टू tan -π/3 which means x is equal to n pi plus -π/3। this is how you are going to solve it। तो अगर tan x, तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया। मैं जानबूझ के यहाँ पे प्लस लिख रहा हूँ क्योंकि एंगल मैं टोटली यहाँ पे डालना चाह रहा हूँ, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको ध्यान में दिमाग में रिजल्ट्स रखने के लिए आसानी हो। अब इसको जनरलाइज कर लेते हैं। tan x इज इक्वल टू tan अल्फा। आप tan x इज इक्वल टू tan अल्फा, आपको पता है, मान लीजिए ये एंगल है अल्फा, अगर पॉजिटिव है तो ये एंगल है, ये क्या होगा, अल्फा प्लस पाई। ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 2 पाई। ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 3 पाई। ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 4 पाई। तो ऐसे पैटर्न रिपीट करता रहेगा। तो आप कह सकते हो अल्फा प्लस n पाई, वेयर अल्फा इज अ विच एंगल, इट्स अ व्हाट यू से, इट्स अ प्रिंसिपल एंगल, राइट, प्रिंसिपल वैल्यू। अब आ जाइए देखते हैं इसमें कैसे हैंडल करें। अब क्या है, tan x इज इक्वल टू माइनस tan अल्फा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan x इज इक्वल टू tan ऑफ माइनस अल्फा। तो ये एंगल क्या हो गया, ये एंगल हो गया माइनस अल्फा। तो ये हो गया माइनस अल्फा में पाई ऐड कर दो तो प्लस पाई, फिर माइनस अल्फा प्लस 2 पाई, फिर माइनस अल्फा प्लस 3 पाई, ऐसे करके साइकिल चलता रहेगा। तो आप कह सकते हो n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो इन दोनों को अगर मैं जनरलाइज करूं तो क्या रख सकता हूं, tan x इज इक्वल टू tan अल्फा इक्वल्स n पाई प्लस अल्फा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। tan कचड़ा इज इक्वल टू tan कूड़ा अगर आ जाए तो आप क्या लिख सकते हो, आप सीधे लिख सकते हो कचड़ा इज इक्वल टू n पाई प्लस कूड़ा। तो आप एंगल के साथ खेल मत करो, जो एंगल है यहाँ पे, जो एंगल है और यहाँ पे जो एंगल है, बस एज इट इज डाल दो। ये सॉल्यूशन आपके ध्यान में होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेवल के जनरलाइजेशन पे जाते हैं। जैसा कि अभी तक हमने देखा था कि साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ, कॉस एक्स इक्वल टू जो भी था। अब क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं वाई साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4। तो आप देख रहे हो कि हमने साइन की डिग्री बढ़ा दी, हमने साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4 कर दिया है। तो क्या इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा करना है, तो बिल्कुल भी नहीं, हमने ऑलरेडी जनरल फॉर्म कर दिया। तो अब इसको बिल्कुल पैटर्न में फॉलो करेंगे। तो आप जैसा कि देख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4 है, तो आप लिख सकते हो या तो साइन एक्स √3/2 होगा या साइन एक्स -√3/2 होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर 3/4 तब भी होगा।
तो आपके पास दो इक्वेशन हो गया, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3/4 को आपने दो इक्वेशन में फैक्टर कर दिया, दैट इज साइन एक्स इक्वल टू √3/2 और साइन एक्स इक्वल टू -√3/2, जिसको आप लिख सकते हो साइन एक्स इक्वल टू √3/2, इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन π/3 साइन 60 डिग्रीज। आप इसको क्या लिख सकते हो, एक्स इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n π/3। ये आपका एक सॉल्यूशन हो गया, लेकिन अभी कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि दूसरा इक्वेशन क्या है, साइन एक्स इक्वल टू -√3/2। तो आप इसको लिख सकते हो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन -π/3, मैंने प्रिंसिपल वैल्यू में डाल दिया -√3/2 को, तो मैं सॉल्यूशन क्या लिखूंगा, एक्स इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n -π/3। ठीक है, अब देखिए दोनों का सॉल्यूशन क्या आया, एक का सॉल्यूशन आया n पाई प्लस -1 टू द पावर n, और यहां पे क्या आया n पाई, राइट। अब इसको अगर गौर से देखो, अगर मैं इसको फिर से यहां पे इवन ऑड की तरीके से लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा, देखो अगर n को मैं इवन ले लूं तो 2m पाई प्लस π/3, और n को मैं ऑड ले लूं तो 2m प्लस 1 पाई माइनस π/3, और इसको मैं लिख देता हूं 2m पाई माइनस π/3, और इसको मैंने n को इवन ले लिया तो ये हो जाएगा, और ऑड ले लूं तो 2m प्लस 1 पाई प्लस π/3, इस बार प्लस हो जाएगा। तो आप देख सकते हो 2m पाई प्लस π/3 एंड 2m पाई माइनस π/3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2m पाई प्लस माइनस π/3, और इसको क्या लिख सकता हूं, और 2m प्लस 1 पाई प्लस माइनस π/3। तो मतलब अब ऑड इवन का मतलब नहीं रहा, 2m पाई हो या 2m प्लस 1 पाई हो, प्लस माइनस π/3 हो ही रहा है, तो मैं इन दोनों को जनरलाइज करके क्या लिख सकता हूं, n पाई प्लस माइनस π/3। This is going to be your solution. So you can say sin square x is equal to 3/4, which means sin x is equal to √3/2 और sin x is equal to -√3/2, जिसको आप फर्दर जनरलाइज कर सकते हो। ये एक सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है, ये एक्चुअली दोनों को अगर मैं देखूं तो ये चारों, इसमें दो इक्वेशन है, इसमें दो सॉल्यूशन है, इसमें दो सॉल्यूशन, इसमें दो सॉल्यूशन, ये चारों सॉल्यूशन को मैं सेम कर दूं तो ये पैटर्न निकल के आता है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3। अभी आपको मैंने करके दिखाया। अब चलिए इसको जनरलाइज कर देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। तो आप जैसा कि देख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, इसको मैं या तो लिख सकता हूँ साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, या लिख सकता हूँ साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन अल्फा, और साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन अल्फा को मैं क्या कह सकता हूँ, साइन माइनस अल्फा। मैंने प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में लाया क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 है। इसको मैंने क्या लिख दिया, n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा, और इसको क्या लिख दिया, n पाई प्लस -1 टू द पावर माइनस अल्फा। इसको आप अगर इवन पे ले आओगे तो क्या बन जाएगा, 2m पाई प्लस अल्फा, और ऑड पे ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, 2m1 पाई माइनस अल्फा। इसको इवन पे ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, 2m पाई माइनस अल्फा, और ऑड पे ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, 2m प्लस 1 पाई प्लस अल्फा। तो आप देख रहे हो ऑड के साथ भी माइनस है, ऑड के साथ भी प्लस है, इवन के साथ भी प्लस है, इवन के साथ भी माइनस है, तो मतलब इवन हो या ऑड हो प्लस माइनस तो आएगा ही। तो आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। सिमिलरली अब आई थिंक यू आर गेटिंग द क्लू हाउ टू सॉल्व cos स्क्वायर x इज इक्वल टू हाफ। तो आप फिर से सेम पैटर्न, cos स्क्वायर x इक्वल टू हाफ को मैं लिख सकता हूँ cos x इक्वल टू 1/√2 या cos x इक्वल टू -1/√2, सिंपल लॉजिक। अब cos x इक्वल टू 1/√2 को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, सिंपल सी बात है, cos x इज इक्वल टू cos π/4, बड़े आराम से मैंने प्रिंसिपल वैल्यू ले लिया π/4। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4, राइट। बड़ा आसानी से आ गया क्योंकि इसका जनरल सॉल्यूशन है 2n पाई प्लस माइनस π/4। अब आ जाइए cos x माइनस 1/√2, तो इसको क्या लिख सकता हूं, cos x इज इक्वल टू माइनस cos π/4। स्टिल आई एम नॉट गेटिंग द प्रिंसिपल वैल्यू, यहां माइनस है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको क्या कर सकता हूं, प्रिंसिपल वैल्यू में लेने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, cos पाई माइनस π/4। सो आई गॉट माई प्रिंसिपल वैल्यू। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई माइनस पाई माइनस π/4, राइट। 5π/4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब देखो इसको अगर आप ओपन अप करोगे तो इसका दो सॉल्यूशन, अगर आप देखोगे इसका दो सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान दो यहां पे, एक सॉल्यूशन होगा 2n पाई प्लस पाई माइनस π/4, और एक सॉल्यूशन होगा 2n पाई माइनस पाई प्लस π/4। माइनस खोल के उधर चला जाएगा, ये क्या बन गया 2n प्लस 1 पाई माइनस π/4, और ये क्या बन गया 2n माइनस 1 पाई प्लस π/4।
तो आप देख रहे हो कि ऑड है, ये भी ऑड है, तो इसको मैं सिंपली ऐसे भी लिख सकता हूं 2m प्लस 1 पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, राइट। तो मेरे पास एक सॉल्यूशन आ रहा है 2m प्लस 1 पाई प्लस माइनस 4 और एक सॉल्यूशन आ रहा है 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। फिर से क्या हुआ, ऑड और इवन में प्रॉब्लम खत्म हो गई। ये अभी भी 3 पाई बाई 4 के फॉर्म में लिखा हुआ है, अभी इसको वहां पे ले आता हूं। तो अब देखो यहाँ पे सेम स्टोरी हुई है, क्या हो गया है ये, अगर मैं इसको गौर से देखूं तो क्या बन गया, देखिए 2n पाई प्लस माइनस 3 पाई बाई 4, इसको क्या लिख दिया मैंने 2n पाई माइनस पाई बाई 4। ये क्या आ गया 2n माइनस 1 पाई प्लस पाई बाई 4, और ये क्या हो गया 2n प्लस 1 पाई माइनस पाई बाई 4। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया 2n प्लस 1 पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। ये आपका ऑड के लिए आ गया। इवन के लिए क्या है 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। तो मतलब इवन के लिए भी सेम कहानी है, ऑड के लिए भी सेम कहानी है, तो दोनों को मैं कंबाइन कर दूं तो क्या बन जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आएगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा है, अगर मैं दोनों में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो क्या बन गया कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा। तो सेम ही रिजल्ट आना चाहिए था, सेम रिजल्ट आया भी है, देख लीजिए, है ना। तो अब साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा का सेम रिजल्ट होगा। सरप्राइजिंग बात यह है कि tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा का भी सेम रिजल्ट होगा। देखिए कैसे, पहले इसको जनरलाइज कर देते हैं। cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकता हूं मैं, राइट, cos स्क्वायर या तो cos x वुड बी इक्वल टू cos अल्फा या cos x वुड बी इक्वल टू माइनस cos अल्फा। इसका जनरलाइज फॉर्म क्या हो गया 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और इसका क्या जनरलाइज हो गया 2n प्लस 1 पाई प्लस माइनस अल्फा। एक इवन मल्टीपल प्लस माइनस अल्फा, एक ऑड मल्टीपल प्लस माइनस अल्फा है, दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि डजंट मैटर इवन है या ऑड है, प्लस माइनस अल्फा तो आना ही है, तो आप लिख दोगे x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब आते हैं tan स्क्वायर x में, ये लास्ट पार्ट है आज के दिन का, फिर उसके बाद क्या कहते हैं हम आगे बढ़ेंगे ये, लेकिन आज जो भी चीज हमने किया है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। हाउ टू सॉल्व tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3। ओके सॉरी, इट्स लाइक देयर इज अ मिस्टेक इन द प्रॉब्लम। We have to solve tan square x is equal to 1 by 3, not 1 by root 3. Okay. So the moment I say tan square x is equal to 1 by 3, तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है, सॉल्यूशन हो सकता है tan x is 1 by root 3 और tan x is equal to minus 1 by root 3। दोनों में से एक सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन सही है, इधर दिस और दिस। अगर मैं tan x is equal to 1 by root 3 को सॉल्व करूं तो आपको पता है, आपको पता है कि tan x क्या होता है, tan x होता है, tan x 1 by root 3 क्या होता है, tan pi by 6, tan 30 डिग्री इज 1 by root 3, आई एम श्योर आपको पता है। अब इसका जनरल फॉर्म क्या होता है n पाई प्लस पाई बाई 6, राइट, क्योंकि पाई बाई 6 आपका प्रिंसिपल वैल्यू है, तो आप इस फॉर्म में पुट कर सकते हैं। जनरल सॉल्यूशन जो अभी आपने सीखा था tan x इक्वल टू tan अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या था, याद कीजिए, x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, तो मैंने सीधे लिख दिया tan x इक्वल टू tan पाई, तो x क्या हो गया n पाई प्लस पाई बाई 6। उसी तरीके से अगर मैं ये कहूं tan x इज इक्वल टू माइनस tan पाई बाई 6 है, राइट, अगेन मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं tan x इज इक्वल टू tan माइनस पाई बाई 6, ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, तो दिस इज माय प्रिंसिपल वैल्यू। तो मैं इसका जनरल सॉल्यूशन, आपको पता है tan x इज इक्वल टू tan अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, जिसको आप क्या लिख सकते हो n पाई माइनस पाई बाई 6। तो आपका एक सॉल्यूशन आया n पाई प्लस पाई बाई 6 और दूसरा सॉल्यूशन आया n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, जिसको आप ये भी लिख सकते हो n पाई माइनस पाई बाई 6। दोनों को कंबाइन कर दोगे तो क्या हो जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, विच इज व्हाट आई कैन से tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 बाई 3। तो क्या हो जाएगा इसका फाइनल सॉल्यूशन, इसका हो जाएगा tan x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। सो आई थिंक इट वाज वेरी इजी फॉर यू टू से व्हाई इट इज हैपनिंग। नाउ द लास्ट पार्ट, जनरलाइजिंग tan स्क्वायर x इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। अगर हम इसको जनरलाइज करें तो देखिए क्या होगा, या तो tan x इज tan अल्फा या tan x इज माइनस tan अल्फा। माइनस tan अल्फा को मैं बड़े आराम से क्या लिख सकता हूँ tan माइनस अल्फा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ n पाई प्लस माइनस अल्फा, और इसको क्या लिख सकता हूँ n पाई प्लस अल्फा। दोनों कंबाइन करूंगा तो क्या बन गया n पाई प्लस माइनस अल्फा। So students, we have started our trigonometric equation journey, and we ended up learning so many results, and these results are very important. Then only you will be able to solve the questions of trigonometry, otherwise you will be able to
आप हमेशा चक्कर खाते रहोगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन और घूमते रहोगे सर्कल पे, राइट। तो आपको तीन चीजें ध्यान में रखनी है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब है 0 से 2 पाई के बीच में जो भी आंसर है। प्रिंसिपल वैल्यू साइन एक्स है तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, कॉस एक्स है तो 0 से पाई, और टैन एक्स है तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ओपन ब्रैकेट। मैंने ये तीनों डिफरेंट प्रिंसिपल ब्रांचेस क्यों है? क्योंकि इन ब्रांचेस में आपका जो साइन एक्स है, कॉस एक्स है, टैन एक्स है, वो क्या है? 1 1 फंक्शन है, मतलब 1 इनपुट पे 1 आउटपुट दे रहा है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद जो हमने अभी रिजल्ट्स निकाली हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो जनरल सॉल्यूशन में जो हमने रिजल्ट्स निकाली हैं वो आपको एकदम रटी होनी चाहिए, बार बार आप डिराइव नहीं करोगे, बार बार इतना पैटर्न में नहीं घुसोगे। इसलिए मैंने आज बहुत ही क्लियरली आपके लिए स्लाइड्स बनाए थे ताकि आप आराम से देख सको, आपको दिक्कत ना आए किसी भी चीज को। तो बहुत अच्छे से स्लाइड्स को चेक करना, बहुत अच्छे से समझना। सो जस्ट अ सेक। सो विल जस्ट टॉक अबाउट द हाइलाइट्स ऑफ द डे, जो अभी तक हमने आज लेक्चर में जो हाइलाइट्स पढ़ा। तो लेट्स रिकैप इट। प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको पता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है? 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई जो भी वैल्यूज आ रहे हैं आपके सॉल्यूशन के पार्ट, वो आपके आंसर होंगे। तो आपको आंसर खोजना है किसके बीच में? 0 से 2 पाई के बीच में। दैट आंसर्स आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। दूसरा प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू में आपको क्या ध्यान में रखना है? साइन एक्स के लिए है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, कॉस एक्स के लिए है 0 से पाई, और tan x के लिए है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। यहाँ पे ये क्लोज ब्रैकेट है और यहाँ पे ये ओपन ब्रैकेट है, ये आपको ध्यान में रखना है। दीज टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। थर्ड जो हमने जनरल सॉल्यूशन निकाला, साइन एक्स इजिकल टू साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या है? x इजिकल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा। अल्फा अल्फा जो क्या है? अल्फा आपका प्रिंसिपल वैल्यू है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है, प्रिंसिपल एंगल ना हो तो कोई और तो भी सही है, तो भी सही है, लेकिन आप हमेशा कोशिश करो अपना आंसर प्रिंसिपल एंगल में लिखने का। इसका प्रिंसिपल एंगल क्या होता है? अल्फा बिलोंग्स टू 0 से पाई। तो आप जो भी आंसर लिखोगे प्रिंसिपल एंगल में लिखोगे, लेकिन अगर फिर से वही बात, कोई भी एंगल है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सेटिस्फाई कर रहा है यू कैन फॉलो द पैटर्न। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया? cos x इक्वल टू cos अल्फा का 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और tan x इक्वल टू tan अल्फा का n पाई प्लस माइनस अल्फा, और इसका अल्फा कहां से कैलकुलेट कर रहा है? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ये आपके प्रिंसिपल वैल्यूज के लिए दिया था ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एट द सेम टाइम यू आर फ्री टू टेक एनी एंगल। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, tan कचड़ा, जैसे इसके बारे में लिख देता हूं, अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करना है tan कचड़ा इज इक्वल टू tan कूड़ा, तो आप बड़े आराम से tan को कैंसिल कर सकते हो। कैसे? कचड़ा इज इक्वल टू n पाई प्लस कूड़ा। ऐसे ऐसे tan मत कैंसिल कर देना कि tan और tan को उड़ा दिया और कचड़ा इज इक्वल टू कूड़ा लिख दिया, नहीं, कचड़ा इज इक्वल टू n पाई प्लस कूड़ा। और अगर cos कचड़ा इज इक्वल टू cos कूड़ा हो तो क्या लिखना है? कचड़ा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस कूड़ा। और यहां पे अगर आपसे पूछा जाता है साइन कचड़ा इज इक्वल टू साइन कूड़ा तो क्या लिखना है? कचड़ा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n कूड़ा। डोंट गेट कंफ्यूज कि सर ये तो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है, सब नहीं, डजंट मैटर, आप ये डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एट द सेम टाइम ऑलवेज ट्राई टू राइट इन प्रिंसिपल वैल्यू फॉर्म। और ये लास्ट 3 रिजल्ट जो हमने किया, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, तीनों का आंसर सेम होगा। क्या आंसर होगा? n पाई प्लस माइनस अल्फा। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो the portion we have done today is the most foundation thing you have done for trigonometric equation. अब यहाँ से चीजें आगे बढ़ेगी, we'll get into the problem solving of equations, we'll first see some of the techniques and then we'll encounter different types of trigonometric equations, और हर trigonometric equation को solve करने के लिए क्या क्या चीजें हमें सोचनी है, क्या क्या मेथड्स और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हमें पता होनी चाहिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द ही with the next class. Let's see, for your assignment you can start solving your NCERT book and NCERT exemplar. Now you are free to solve NCERT trigonometry and NCERT exemplar. Of course there would be few questions जो अभी भी हमने नहीं कवर किया है, लेकिन अब आप उसको खत्म करना शुरू कर सकते हैं। जस्ट फिगर आउट कि कौन कौन से क्वेश्चंस अभी आपसे नहीं हो रहे हैं, एंड ऑफ द चैप्टर तक सारे चैप्टर आपके खत्म हो जाएंगे। सो लेट्स मीट वेरी वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर।